हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। इसके पहले की वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के पोर्शन को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक जो कैपिटलिज्म था उसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने कैपिटलिज्म के मीनिंग एंड क्या इसके मायने हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, इसको डिस्कस किया था। वहीं आज इस छोटी सी वीडियो में हम कैपिटलिज्म के इवोल्यूशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आप समझ पाएँ कि कैपिटलिज्म का क्या मायने हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके मीनिंग हैं एंड सो ऑन। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैपिटलिज्म का जो मीनिंग है, जो सिंपल और बेसिक मीनिंग जो है वो यही है कि प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट बाय प्राइवेट एंटिटी। इसके अंदर देखिए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, एक तो है प्रोडक्शन, एक प्रॉफिट और एक प्राइवेट एंटिटी। इसके अंदर देखिए प्रोडक्शन होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट एक पब्लिक एंटिटी के थ्रू नहीं, एक सोशल एंटिटी के थ्रू नहीं, बल्कि एक प्राइवेट एंटिटी के थ्रू। कैपिटलिज्म जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि पूरी तरह बेस्ड है एक प्राइवेट ओनरशिप पर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जिसका सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, एक ही मोटिव है, ओनली अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना सिर्फ उसका एक मोटिव है, उसका एक एम है। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। इन टर्म्स को हम हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। सो आइए फर्स्ट टर्म को हम डिस्कस करते हैं जो कि है कैपिटलिज्म। देखिए, कैपिटलिज्म जो है इसको हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं। इट इज़ द सिस्टम इन विच प्राइवेट और कॉर्पोरेट वेल्थ, दैट इज कैपिटल, is used in the production and distribution of goods, resulting in the dominance of private owners of capital and production for profit। देखिए, जो कैपिटलिज्म है यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें माल के उत्पादन और वितरण में निजी या कॉर्पोरेट धन, दैट इज पूंजी का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ के लिए पूंजी और उत्पादन के निजी मालिकों का प्रभुत्व होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हिंदी में मीनिंग देखें तो होता है सामंतवाद। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वेयर अ लैंड ओनर ग्रांटेड लैंड टू अ वेसल इन एक्सचेंज फॉर होमेज एंड मिलिट्री सर्विस। देखिए, जो सामंतवाद है यह एक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जहां एक जमींदार ने श्रद्धांजलि और सैन्य सेवा के बदले एक जागीरदार को जमीन दी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एग्रेरियन। इट इज़ रिलेटिंग टू द लैंडेड प्रॉपर्टी। एग्रेरियन का मतलब होता है कृषि या खेती। ये जो वर्ड है ये रिलेट है भूमि से, दैट इज लैंडेड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रोटेक्शनिज्म। इसका हिंदी में मीनिंग देखें तो है संरक्षणवाद। द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय इम्पेंडिंग और लिमिटिंग एज बाय टैरिफ द इम्पोर्टेशन ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, जो संरक्षणवाद है इसका मतलब है घरेलू उत्पादकों का संरक्षण जो कि टैरिफ, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के आयात द्वारा सीमित करके किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो बेसिक टर्म है
वो है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर का मतलब होता है हिंदी में लाइजेस दोष। एन इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस डेट अपोजेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन कॉमर्स। देखिए यह एक गैर हस्तक्षेप का एक आर्थिक सिद्धांत है जो वाणिज्य में सरकार का भागीदार का विरोध करता है। देखिए जो ये लेजिस्फेयर है ये बिल्कुल अपोज करता है गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट का कॉमर्स के अंदर। सो आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए अब बात करते हैं इस वीडियो के कैरेक्टर्स का, जो कि है ऑरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म। ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म dates back to the 18th century after the Industrial Revolution in England and other nations of Europe. Some of the features of a capitalist system were present in many ancient societies. Trading between societies, nations, and empires is as old as human civilization. There were private individuals who used to do trading in every era. देखिए अधिकतर फिलोसफर्स का मानना है कि जो ओरिजिन हुआ है कैपिटलिज्म का वो 16th-17th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड में एग्रेरियन से हुआ है, यानी कि एक खेती के द्वारा हुआ है, खेती के माध्यम से हुआ है, और वो भी एक छोटे से विलेज से, ना कि एक बिग सिटी से, ना कि किसी इंडस्ट्री से। ठीक है। सेवरल फैक्टर्स लीड टू मार्केट मेडिएटेड रिलेशंस बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस लेबर वॉज बाय इकोनॉमिक मीन्स एंड नॉट बाय कोहर्सन और एक्स्ट्रा इकोनॉमिक मीन्स। देखिए इंग्लैंड के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे जो लीड कर रहे थे मार्केट मेडिएटेड रिलेशंस को, जो कि लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में थे, जिसके अंदर वो एक्सट्रैक्ट करते थे सरप्लस लेबर को एक इकोनॉमिक मींस के लिए, ना कि एक कोहर्सन लगाकर या फिर एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक मींस के लिए। देखिए स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो इंग्लैंड जो था उसमें जो ये गांव था जहाँ पे कैपिटलिज्म का ओरिजिन हुआ, वहाँ पर 70 to 80% बिग लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि प्रॉपर्टीयर क्लास के जो पीपल्स थे वो थे, और 20 to 30% प्रॉपर्टी लेस क्लास थी। देखिए इंग्लैंड में जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, जो प्रॉपर्टीयर क्लास थे, उनके पास जो ज़मीन थी वो जैसे कि किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, बट ऐसे है कि सेपरेट हुई पड़ी है। जैसे 2 बीघा ज़मीन उसकी यहाँ पर है, तो बीच में जो प्रॉपर्टी लेस जो पीपल हैं उनकी ज़मीन है। देन उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टीयर क्लास है उसकी ज़मीन है। देन फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी लेस क्लास है उसकी ज़मीन है। देन फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीयर क्लास है उसकी ज़मीन है, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से वहाँ पर जो ज़मीन थी वो बटी हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो प्रॉपर्टीयर क्लास थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े 70 to 80%, उनकी ज़मीन तो थी, बट बीच में सेपरेट हुई थी वो जो प्रॉपर्टी लेस क्लास थे उन लोगों के साथ। वहाँ पर जो था वहाँ सेपरेशन था ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर, इमरजेंस ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट एंड डिटरमिनाई centralized state, balance of power between central monarch and aristocratic parliament were some of favorable factors। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक स्फेयर था वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का था, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीयार जो बड़े बड़े लॉर्ड्स थे उनका था, और वहीं जो मोनार्की था वो पॉलिटिकल स्फेयर को ऑन कर रहा था, जिन्होंने इमर्ज कर रखा था एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट को, जो कि डिमिलिटराइज्ड सेंट्रलाइज्ड स्टेट था, जिनके पास पावर थी,
ठीक है, सेंट्रल मोनार्क था एंड एरिस्टोक्रेसी पार्लियामेंट थी, यानी कि पार्लियामेंट भी उन्हीं की थी। सो वहाँ पर वो अपनी जो बड़ी बड़ी ज़मीन थी पहले तो उनको पीजेंट्स को दिया करते थे कि इस बिलीव के साथ कि वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हमें ला कर देंगे, उतना ही उनका बेनिफिट होगा। बट ये सब कुछ ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया और इसी के साथ वहाँ पर एक लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो पास किया गया, जहाँ पर ये कहा गया कि जो छोटी छोटी ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी लेस क्लास के जो पीपल्स हैं, उनके पास जो छोटी छोटी ज़मीन है उनको वो जो बड़े ज़मींदार हैं उनको सौंप दें और उन्हीं की ज़मीन में वो अपना काम करें, उनके प्रोडक्शन करें और जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उनको ला कर दें, एक दूसरे से कंपटीशन करें, प्रॉफिट अर्न करें और मार्केट को सेंट्रलाइज्ड करें। लैंड रेंट वर मार्केट डिटरमाइंड ओनली दोज पीजेंट्स who could have increased labor production by innovative methods and technology would have increased cultivative land and this was beginning of competitive capitalism। देखिए वहाँ पर क्या हुआ, जो लैंड थी वो रेंट पर दी जाने लगी मार्केट डिटर्मिनेटेड रेट पर, ठीक है, और जो सिर्फ ऐसे पीजेंट्स को ही काम करने का जो वर्क था, जो प्रोडक्शन करने का वर्क था वो दिया गया। ओनली दोज पीजेंट्स, केवल वही पीजेंट्स जो इंक्रीज कर पाएँ लेबर प्रोडक्टिविटी को बाय इनोवेटिव मेथड के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि कल्टिवेटेड लैंड है उसको करें। एंड दिस वॉज बिगनिंग ऑफ कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म। ऐसे ही जितने पीजेंट्स थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे दूसरों की ज़मीन पर, उनके बीच कंपटीशन क्रिएट हुआ और एक कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म का उदय हुआ। इसी वजह से जो मशीनरी थी, नई नई टेक्निक्स थी वो डेवलप हुई, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो मार्केट में बेच दिया गया, मार्केट से ट्रेडिंग की गई, इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया गया एंड एज वेल एज जो सरप्लस वैल्यू थी वो भी अर्न की गई। सो इसमें क्या हुआ कि जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ सरप्लस लेबर का वॉज इन बिल्ट मोड ऑफ इनटू इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्रोडक्शन। जो पीजेंट्स थे, जो प्रॉपर्टी लेस जो क्लास के जो पीपल्स थे, उनका जो सरप्लस लेबर था, जो लेबर पावर थी वो छीन ली गई, ठीक है, बाय अ मोड ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ कैपिटलिज्म का एक गांव के थ्रू, एक विलेज के थ्रू। देखिए अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हुआ, अग्रेरियन जो था, तो आप एक मूवी है 2 बीघा ज़मीन, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी स्टोरी पता चल पाएगी कि कैसे ओरिजिन हुआ कैपिटलिज्म का अग्रेरियन के थ्रू। सो आप देख सकते हैं इस मूवी को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म। इसकी हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। जो 2-3 आदमी हैं वो शहरी मालूम होते हैं। तब तो जादव ठीक ही कहता था, जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। ये क्या एक नई मुसीबत, तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। अरे भाई जमीन जमींदार जी की, वो जो चाहे सो करें, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। लेकिन सारी जमीन तो जमींदार जी की नहीं है, बीच का ये 2 बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बन ही नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गया हो क्या? मैं अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचूं। सो आई होप आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे जिससे कि आपको क्लियरिटी हो सके ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट से। आइए अब कुछ हम फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इवोल्यूशन के फेजेस ऑफ कैपिटलिज्म हैं। देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा फेजेस हैं इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म के ऊपर, बट हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट फेजेस को डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो देखिए जो सबसे पहला फेज़ है वो है मर्केंटाइल फेज़, या फिर आप इसको
ट्रेडिंग फेज भी कह सकते हैं। मर्केंटाइल मतलब ये मर्चेंट से रिलेटेड है, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे उनसे रिलेटेड है। ये 16th-18th सेंचुरी ऑफ यूरोपियन था। ठीक है, देखिए ये जो जितने फेजेस को हम डिस्कस करेंगे ये एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कैपिटलिज्म है वो यूरोप में ही इन्वेंट हुआ था, डेवलप हुआ था। ये जो मर्केंटाइल फेज़ है इसमें ट्रेडिंग की जाती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे, बट इसको हम एक ट्रू कैपिटलिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन और इसमें जो सरप्लस लेबर है, सरप्लस वैल्यू है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं था। ये टाइम के रिगार्डिंग चलता था। जैसे किसी ने दिसंबर में कोई चीज़ इंपोर्ट करी है या एक्सपोर्ट करी है तो उसका जो भी हिसाब किताब होना है वो जुलाई में हो रहा है, जून में हो रहा है, तो ये टाइम के रिगार्डिंग था। इसमें कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, सरप्लस लेबर वगैरह ये सब नहीं थी, तो इसको कहीं ना कहीं हम ट्रू कैपिटलिज्म नहीं कह सकते हैं। ये जो फेज़ था ये कॉलोनिज़म एंड इम्पेरियलिज़म दोनों से ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, अफेक्टेड था। देखिए जो नेक्स्ट जो फेज़ है वो है अर्ली फेज़, जिसमें अग्रेरियन इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जिसको हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं एक स्लाइड के अंदर। इसके अंदर अग्रेरियन इवोल्यूशन हुआ क्लासिकल कैपिटलिज्म का, जो कि 16th-17th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड के अंदर हुआ। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है क्लासिकल फेज़, जो कि 19th सेंचुरी में हुआ। इसको हम कह सकते हैं कि ये रियल कैपिटलिज्म फेज़ था। इसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ डेवलप हुई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, फैक्ट्री से धुआं निकलना शुरू हुआ, एंड एज वेल एज जो पॉवर्टी में जो लोग थे वो स्लम्स एरिया में रहने लगे। क्या आपको पता है कि जो कार्ल मार्क्स की जो फेमस बुक है दास कैपिटल, वो कब लिखी गई होगी? वो इसी फेज़ के अंदर लिखी गई थी, 19th सेंचुरी के अंदर, जब बहुत ज़्यादा लेबर्स हो गए थे, स्लम्स एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे थे। देखिए जो ये क्लासिकल फेज़ है इसके अंदर कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म भी हुआ। इसके अंदर छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज़ थी, छोटी छोटी जो कंपनीज़ थी, वो एक दूसरे से कम्पीट करते हुए आगे बढ़ रही थी। आसमान में बस काला धुआं के अलावा और स्लम्स पीपल के अलावा इस क्लासिकल फेज़ के अंदर कुछ नहीं था। एक ख़ास बात इस क्लासिकल फेज़ की ये है कि ये 100 साल तक रहा। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है मोनोपोलिस्ट फेज़, जो कि 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। देखिए ये जो मोनोपोलिस्टिक फेज़ था इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड होने लगा कैपिटल का। जो भी छोटे छोटे इंडिपेंडेंट फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उनका मर्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का। देखिए इसी के साथ इसमें एक इंग्लैंड के फेमस इकोनॉमिस्ट भी थे, केन्सन, जिन्होंने एक थ्योरी दी डिमांड लेड कैपिटलिज्म, जिसमें उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है उनको डिमांड जो है वो बढ़ानी चाहिए। देखिए इस फेज़ को हम फोर्डिस्ट फेज़ भी कहते हैं, जो कि एक फोर्ड जो कार कंपनी है वो इसी के अंदर ही एस्टेब्लिश हुई। असेंबली लाइन, अफोर्डेबल मास प्रोडक्शन हुआ, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, मोनोपोलिस्ट फर्म हुए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हुआ। यानी कि इसमें देखा जाने लगा कि कौन सी इंडस्ट्री या फिर जो कौन सी फैक्ट्री है वो इकोनॉमिक के स्केल पर कितना खरा उतरती है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी शांत नहीं बैठी, उसने वेलफेयर किया एंड रेगुलेट किया स्टेट को। सोशल डेमोक्रेट हुई। जो गवर्नमेंट थी वो बेरोजगार भत्ता देने लगी, लोगों को वेलफेयर करने लगी, गेहूँ वगैरह देने लगी। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो भी एकदम शांत नहीं बैठी, उसने भी बीच में इंटरफेयर किया, उसने वेलफेयर किया लोगों का, उसने रेगुलेट किया स्टेट को। देखिए नेक्स्ट जो फेज़ है वो है नियो लिबरल फेज़। यहाँ पर जो है वो नियो लिबरल जो आइडियोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको माना जाने लगा।
ये जो फेज़ था ये 1973 टिल 1991 तक रहा। जब एक एनर्जी क्राइसिस हुई 1973 में, तब ये न्यू लिबरल फेज़ जो है ये डेवलप हुआ, और जो मोनोपोलिस्ट फेज़ था जिसको गोल्डन फेज़ भी कहते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। इसमें जो है इसमें डीरेगुलेशन किया गया। इसमें हाइक और नॉजिक जैसे विचार थे जिनके प्राइवेटाइजेशन करने के, जो प्राइवेटाइजेशन इसके अंदर किया गया। इसमें रेगन और थैचर नाम के दो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी इस न्यू लिबरल फेज़ को सपोर्ट किया। इस फेज़ को हम पोस्ट फॉर्डिस्ट फेज़ भी कहते हैं, जिसमें एक जो इंडस्ट्री थी छोटी छोटी उनको मर्ज नहीं किया गया, उनको बड़ी इंडस्ट्री में मर्ज नहीं किया गया, बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ एस्टेब्लिश की गई। इसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड किया गया प्रोडक्शन को, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप इसमें रहा गया। जबकि जो मोनोपोलिस्ट फेज़ था उसके अंदर हमने देखा था कि उसमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल था, इसके अंदर था इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे, डिफरेंट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होने लगी, और जो भी पब्लिक की नीड्स थी उसके अनुसार प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाने लगा। और यही जो फेज़ है ये आगे चलकर ग्लोबलाइजेशन फेज़ में कन्वर्ट होने लगा। देखिए ये जो न्यू लिबरल फेज़ था इसके अंदर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर था इकोनॉमिक्स में, कैपिटलिज्म में, वो बिल्कुल बंद हो गया। मिनिमल स्टेट हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, हर एक चीज़ का वेलफेयर वगैरह सब चीज़ बंद कर दी गई। आज जो हम देखते हैं जो प्रेजेंटली है वो है ग्लोबलाइजेशन फेज़, जो पोस्ट 1991 से है, जब यूएसएसआर का फॉल होना शुरू हुआ, कम्युनिस्ट इकोनॉमी आई, एंड ऑफ हिस्ट्री हुई। ठीक है, इसके अंदर लिबरलाइजेशन होने लगा, प्राइवेटाइजेशन होने लगा, ग्लोबलाइजेशन होने लगा। बस इसके अंदर क्या था कि दो ही आइडियोलॉजी पर ज़्यादा बेसिस दिया गया, एक तो कैपिटलिज्म और एक लिबरलाइजेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया भी ग्लोबलाइज्ड कंट्री है, जो कि 1991 से ही है। ग्लोबलाइजेशन फेज़ में जो प्रोडक्ट्स थे उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा अदर कंट्रीज़ के साथ। IMF जैसी कई सारी पॉलिसीज़ आई। इस ग्लोबलाइजेशन फेज़ के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ डेवलप होने लगी, एस्टेब्लिश होने लगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे। ये जो ग्लोबलाइजेशन फेज़ था इसको इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। बट इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, जो कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन को एक दूसरे से अलग करता है। सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि क्या डिफरेंट फेजेस थे, कैसे इवोल्यूशन हुआ कैपिटलिज्म का। So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.